और आज का चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1। सिंस ये चैप्टर काफी बड़ा है तो हम इसे 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। मनी एंड बैंकिंग ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे भी अराउंड सवाल आते ही रहते हैं। तो ये जो सवाल हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और विवेक सिंह की बुक पर बेस्ड है। तो ये काफी बेसिक से सवाल हैं और इसे आप सॉल्व करने का जरूर से ट्राई करें। या टोटल 10 सवाल हैं, तो अराउंड इसे सॉल्व करके एक्सप्लेन करने में 30 मिनट तक का टाइम लगेगा। तो ये छोटा सा वीडियो होगा अराउंड 30 मिनट्स का। तो आप वीडियो के साथ ही सॉल्व करने का ट्राई करें। क्वेश्चन 1 है, which among the following statements are correct regarding double coincidence of wants? Option A is the two parties doing exchange should have same demand of goods. The two parties doing exchange should have opposite demand of goods. C option is it is not an essential condition for barter exchanges to happen. Fourth option is it can easily function in a complex economy. ये काफी बेसिक सा सवाल है, ये 1 मिनट से ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए। तो इसको आप सॉल्व करने का ट्राई करें। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आप वीडियो पॉज करें, 30 सेकेंड 30 या 1 मिनट तक का आप टाइम लें और इसे सॉल्व करके वापस आ जाएं। तो फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये है कि व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब है क्या कि दो लोग हैं और उन दोनों के जो नीड्स हैं वो एक दूसरे को फुलफिल कर सकते हैं। सपोज कि एक के पास चावल है और एक के पास गेहूं है। सपोज कि एक है, इसके पास चावल है, राइस है, और दूसरा आदमी है उसके पास गेहूं है। अब इस आदमी को wants राइस, wants wheat, इसको गेहूं चाहिए। ये है, इसको चाहिए राइस। ये इसके पास जाएगा और बोलेगा मुझे थोड़ा सा वीट दे दो। ये इसके पास जाएगा, मेरे पास थोड़ा सा, बोलेगा थोड़ा सा राइस दे दो। यानी कि दोनों एक दूसरे के नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं। यही चीज होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो पहला ऑप्शन है द टू पार्टीज डूइंग एक्सचेंज शुड हैव सेम डिमांड्स ऑफ गुड्स। अगर सपोज कि दोनों के पास राइस ही होता तो ये एक दूसरे के नीड को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि इसे जो पहला आदमी है इसे तो वीट चाहिए, गेहूं चाहिए। तो और इसके पास भी अगर राइस होता सेकेंड पर्सन टू के पास, तो फिर ये एक दूसरे के डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाते। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अपोजिट डिमांड ऑफ गुड्स, हाँ, ये ऑप्शन सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब दोनों के पास अपोजिट गुड्स होंगे तभी वो एक दूसरे को नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं थ्रू एक्सचेंज। तीसरा ऑप्शन है इट इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर बार्टर एक्सचेंजेस। ये गलत है। बार्टर में बेसिकली क्या करते हैं कि उसमें कोई मीडियम नहीं होता, डायरेक्टली दो लोग आकर के एक्सचेंज करते हैं अपने गुड्स या सर्विसेज को। यानी कि सिंपली यहाँ पर ये जो है राइस के बदले में वीट ले रहा है। तो यहाँ पर जो होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है वो एसेंशियल कंडीशन होगा बार्टर एक्सचेंज में। और फिर चौथा ऑप्शन है इट कैन इजीली फंक्शन इन अ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी जो में जो गुड्स होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। तो अब सपोज कि आज के टाइम में लेते हैं तो एक आदमी है जिसके पास की राइस है और उसे नीड है एक पेन ड्राइव की। तो इसे एक ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसको कि जो कि जिसको राइस चाहिए और उसके पास पेन ड्राइव भी एक्सेस में हो ताकि सप्लाई कर सके एक दूसरे को। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज में ये फंक्शन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। बार्टर सिस्टम जो है वो एक फीचर ही है काफी एक प्रिमिटिव या आई विल से कि एक ट्रेडिशनल सोसाइटीज की। ये कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज में नहीं चलता है। ये ज्यादातर अभी भी देखने को मिल सकता है ट्राइबल सोसाइटीज में, क्योंकि उनकी जो सभी ट्राइबल सोसाइटीज में, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है वो अभी भी काफी ज्यादा सिंपल होता है। उसमें सिंपल सोसाइटी भी कहते हैं, सिंपल इकोनॉमी भी उनकी इकोनॉमी को हम कह सकते हैं। तो वहां पर होता है। तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन 2 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू सेनियोरेज।
ऑप्शन वन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट रेफर्स टू प्रॉफिट अर्नड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। स्टेटमेंट टू है, इट इज प्रॉफिट अर्नड थ्रू क्रिएशन ऑफ मनी। तीसरा है, इन्फ्लेशन टैक्स हैज नो इम्पैक्ट ऑन seigniorage। फोर्थ है, इट इज अ वे फॉर गवर्नमेंट टू जनरेट रेवेन्यू विदाउट लेविंग कन्वेंशनल टैक्सेस। और फिर इसमें से स्टेटमेंट्स हैं कि ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, टू आर करेक्ट, थ्री आर करेक्ट, और ऑल फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो फिर से आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें और 1 मिनट के बाद आप वापस आकर सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सेन्योरेज। इस पे पहला स्टेटमेंट है, इट रेफर्स टू प्रॉफिट अर्नड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। अब ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि ये सिंपल डेफिनेशन है इसका, और इसका डेफिनेशन है कि प्रॉफिट अर्नड थ्रू क्रिएशन ऑफ मनी। ये ऑप्शन सही है। अब मनी के क्रिएशन से गवर्नमेंट को प्रॉफिट कैसे होता है, या फिर जनरली ये जो हमारे होते हैं आरबीआई, वो हमारे नोट्स को इशू करते हैं, तो कैसे प्रॉफिट होता है आरबीआई को, इंटर्न गवर्नमेंट को? इसमें होता क्या है कि पहले तो एक हो गया कि जो बैंक्स होते हैं कुछ रिजर्व्स जमा करते हैं आरबीआई के साथ, उनपे भी उनके कुछ इंटरेस्ट मिलता है, तो वहां से कुछ प्रॉफिट वो कमा पाते हैं। दूसरा होता है इन्फ्लेशन टैक्स। इन्फ्लेशन टैक्स में क्या होता है कि जैसे कि अगर गवर्नमेंट, आरबीआई ने अभी 100 रुपया छापा है, तो 100 रुपया प्रिंट किया है, तो सिंस हमारे इकोनॉमी में कुछ इन्फ्लेशन होगा 6%, 7%, तो जो 100 रुपये का वैल्यू है आज से 3 या 4 साल के बाद उसका वैल्यू शायद 90 रुपया ही रह जाएगा। तो अब क्या हुआ कि जो आरबीआई के ऊपर जो लायबिलिटी है वो इन रियल टर्म्स में कम हो गया, क्योंकि उसने जब छापा था तो उसका उस नोट उतने नोट्स का वैल्यू सिर्फ 100 रुपया था, लेकिन 3 साल के बाद उसका जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट, आज के इक्विवेलेंट में वो सिर्फ 90 रुपया रह गया है। तो इफेक्टिवली हम देखें कि आरबीआई को 10 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। तो इसी को हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन टैक्स। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन टैक्स से सेन्योरेज पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। चौथा स्टेटमेंट है, इट इज अ वे फॉर गवर्नमेंट टू जनरेट रेवेन्यू विदाउट लेविंग कन्वेंशनल टैक्सेस। तो ये भी सही है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई इफेक्टिवली टैक्स नहीं लगा रहा, उन जो भी पैसे प्रिंट हो रहे हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगा रहा है, फिर भी ड्यू टू सम mechanisms like due to reserves or due to inflation tax, government is able to make some money, वो कुछ प्रॉफिट्स कमा रही है, तो उसके एट द एंड ये सारे जो प्रॉफिट्स है वो गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू ही हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो टोटल 2 स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज रेट सिस्टम। पहला है, इंडिया फॉलोज फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। Second statement is India follows free float exchange rate system. Third statement is India follows managed float exchange rate system. Fourth one is, to prevent depreciation of rupee against dollar, RBI should purchase dollars from international market. To prevent depreciation of rupee against dollar, RBI should sell dollars from its foreign exchange reserves. So how many of the above statements are correct? Only one, only two, only three, or four statements are correct. So you can try to solve this question. You can take pause and come back after a minute. Meanwhile, I will try to solve this problem. So the first statement is, India follows fixed and adjustable float rate exchange rate system. ये जो statement है ये गलत है। ये prior to 1993 फॉलो किया जाता था। उस समय क्या होता था कि अगर गवर्नमेंट को जैसे हुआ, अगर गवर्नमेंट को लगा कि रुपये अप्रिसिएट कर रही है या डिप्रिसिएट कर रही है, तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट जो होती थी वो एक्सचेंज रेट को जो होता था वो डायरेक्टली फिक्स कर देता था गवर्नमेंट। बट 1993 के बाद, जो 1993 के बाद इंडिया ने एलपीजी पॉलिसी और लिबरलाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। वहां पर फिर जो
आरबीआई का इंटरवेंशन था, आरबीआई का जो इंटरवेंशन था एक्सचेंज रेट को मैनेज करने में, वो काफी लिमिटेड हो गया। तो ये जो है स्टेटमेंट है पहला, फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये गलत है क्योंकि ये 1993 के बाद ही बंद हो गया। इंडिया फॉलोज फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक जो है वो बिल्कुल भी इंटरवेंशन नहीं कर रहा है एक्सचेंज रेट मार्केट में। ये जनरली डेवलप्ड कंट्रीज में देखा जाता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या जापान को देखे तो वहां पे गवर्नमेंट जो होती है वो थोड़ा सा भी इंटरवीन नहीं करती है, तो वहां पर फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इंडिया फॉलोज मैनेज्ड फ्लोट रेट एक्सचेंज सिस्टम, ये स्टेटमेंट सही है। तो इंडिया में भी क्या होता है कि इन जो आरबीआई है या हमारे गवर्नमेंट जो भी है वो कोई भी एक्सचेंज रेट को फिक्स नहीं करता है, लेकिन एक्सचेंज रेट कितना होगा उसको जरूर ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि आरबीआई क्या करेगा कि वो मार्केट से डॉलर को परचेज करेगा या फिर डॉलर को मार्केट में सेल करता है टू कंट्रोल टू कंट्रोल एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू ही इंटरवीन करता है, इसलिए हम इसको मैनेज्ड फ्लोट रेट कहते हैं। चौथा स्टेटमेंट है, टू प्रिवेंट डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी अगेंस्ट डॉलर आरबीआई शुड परचेज डॉलर्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। अब इस स्टेटमेंट में क्या है कि सपोज कि रूपी डेप्रिसिएट कर रहा है, जैसे कि एक डॉलर का वैल्यू अगर हम देखें तो एक डॉलर का वैल्यू है RS 80 रुपीज। सपोज कि डेप्रिसिएशन हुआ और एक डॉलर का वैल्यू RS 83 हो गया, यानी कि रूपी डिप्रिसिएट कर रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है स्टेटमेंट कि आरबीआई शुड परचेज डॉलर्स। सपोज कि आरबीआई गया और डॉलर को परचेज कर लिया, तो सपोज जब आरबीआई डॉलर को परचेज करेगा तो वो इकोनॉमी में मनी को रिलीज करेगा, यानी कि सपोज कि वो $100 खरीदा, तो अकॉर्डिंगली जो आरबीआई है वो $100 का पेमेंट जब करेगा कि $100 यानी कि 8,000 रुपये वो मार्केट में रिलीज कर देगा। तो जब ज्यादा मोर मनी इन मार्केट, मोर मनी इन मार्केट, इट मीन्स लेसर वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि जब हम डॉलर को परचेज करेंगे तो मार्केट में ज्यादा रुपया आएगा, और सिंस मार्केट में ज्यादा रुपया है तो रुपया जो है वो और ज्यादा डेप्रिसिएट करेगा, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा, आरबीआई शुड सेल डॉलर्स फ्रॉम इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो ये फिर सही होगा, क्योंकि इस केस में क्या होगा कि जब आरबीआई डॉलर को मार्केट में दे दिया, ठीक है, सपोज ये आरबीआई है, इसके पास ये मार्केट है, अब क्या हुआ कि आरबीआई ने मार्केट में डॉलर्स को बेच दिया, तो मार्केट को कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट कैसे किया आरबीआई को, मनी के फॉर्म में। अब सिंस मनी आरबीआई के पास आ गया, यानी कि मार्केट में जो रुपया है वो कम हो जाएगा, और जब मार्केट में रुपया कम हो जाएगा तो जो रुपी का वैल्यू है वो एप्रिसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है। तो टोटल 3 और थर्ड स्टेटमेंट और फिफ्थ स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर ओनली 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो हम देखते हैं कि ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज, इन सारे पे क्वेश्चंस सिविल यूपीएससी फ्रिक्वेंटली पूछा है। जैसे कि ट्रेजरी बिल्स पर जो सवाल है, ट्रेजरी बिल्स और डेटेड सिक्योरिटीज, ये 2022 में भी पूछा गया है, और अराउंड आई थिंक इन 2018 और 2019 उसमें भी पूछा जा चुका है। तो ये काफी एक रिपीटेड थीम है, एक रिपीटेड थीम है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम में। तो फिर ये जो टॉपिक है ये काफी अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई हैं, और जो सवाल आते हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल का होता है। तो इस पे 5 स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन में। पहला है,
that the government securities are auctioned on e-Kuber platform managed by Indian Banking Association. Foreign portfolio investors are not allowed to participate in their auctioning. Cash management bills are long-term instruments with maturities more than 91 days. Treasury bills offer high interest rate, which makes it attractive for investment. Dated securities are long-term instruments with tenor of more than 1 year. और फिर how many of the above statements are correct? Only one, only two, only three, only four. अगर आपने देखा होगा तो मैंने इस टाइप के स्टेटमेंट्स पे ज्यादा फोकस करा है क्योंकि 2023 का जो प्रीलिम्स था उसमें अराउंड मोर देन 40 क्वेश्चंस इसी टाइप के स्टेटमेंट पर बेस्ड थे। अब ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है कि आपको पांचों के पांचों स्टेटमेंट्स बहुत ही क्लैरिटी के साथ आने चाहिए। पहले जो पैटर्न था कि जैसे ऑप्शन ए में 1, 2 आर करेक्ट और 2, 3, 4 आर करेक्ट, जब इस टाइप के स्टेटमेंट्स आते थे तो 2, 3 भी अगर आता था स्टेटमेंट तो चांसेस होते थे कि आंसर आ जाए, बट अभी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे आपको पांच के पांच स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो फिर आप इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें और 1 से 1.5 मिनट के बाद वापस आकर आप सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है that the government securities are auctioned on e-Kuber platform managed by Indian Banking Association, तो ये जो स्टेटमेंट गलत है, ये आरबीआई है। दूसरा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन देयर ऑक्शनिंग, ये भी गलत है क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, बैंक्स, ऑथराइज्ड डीलर्स, हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऑक्शनिंग में। कैश मैनेजमेंट बिल्स आर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। अभी कैश मैनेजमेंट बिल्स है जो ये अराउंड 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के लिए होता है। अगर शॉर्ट टर्म में कुछ लिक्विडिटी का मिसमैनेजमेंट या मिसमैच हो रहा है तो फिर कैश मैनेजमेंट बिल्स को यूज किया जाता है। तो ये जो है कैश मैनेजमेंट बिल, ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा, तो उसका मेच्योरिटी जो है वो 91 दिन से कम का ही होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। चौथा स्टेटमेंट है ट्रेजरी बिल्स ऑफर हाई इंटरेस्ट रेट विच मेक्स इट अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट, ये गलत है क्योंकि जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो नो इंटरेस्ट रेट, जैसे कि जो टी बिल्स है, ट्रेजरी बिल्स, ये कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देता है। इसमें क्या होता है कि सपोज 1,000 रुपए का एक ट्रेजरी बिल है तो इसे डिस्काउंट पर बेचा जाता है। उसका मतलब क्या है कि अगर 1,000 रुपए का ट्रेजरी बिल है तो उसका सेल वैल्यू जो है वो सिर्फ 950 रुपया ही होगा, सपोज कि वो 950 रुपया होगा। लेकिन जब इसका मेच्योरिटी आएगा तो जो होल्डर है ट्रेजरी बिल का उसको 1,000 रुपया ही मिलेगा, यानी कि उसे 50 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो जो ट्रेजरी बिल है वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उस पे नो इंटरेस्ट रेट होता है। पांचवा स्टेटमेंट है डेटेड सिक्योरिटीज आर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स विद टेन्योर ऑफ मोर देन 1 ईयर। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि इस ऐसे जो डेटेड सिक्योरिटीज होते हैं उनका 1 to 40 ईयर्स तक का टेन्योर हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अब ये फिनेंशियल मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये जो भी है ना, मनी और बैंकिंग, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगेन जो भी ये कॉन्सेप्ट्स है, मनी मार्केट, डेटेड सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको क्वेश्चंस में या प्रीलिम्स एग्जाम में बार बार दिख सकता है। और नेक्स्ट प्रीलिम्स 2024 में भी इन सारे टॉपिक्स पर क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी हाई होंगे। तो ऑप्शन ए है मनी मार्केट इन्वॉल्व सिक्योरिटीज विच आर हाईली लिक्विड एंड हैव वेरी शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज। अब ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल
बेसिक डेफिनेशन पर बेस्ड है, यानी कि आपको एटलीस्ट मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डेफिनेशंस और उसके थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। Money markets are generally more riskier than the capital market. Statement 3 is dated security and estate developments are traded in capital market. Option D is Statement D is capital money, treasury bills, cash management bills are traded in money markets. So how many of the above statements are correct? A only one, B only two, C only three, or all four statements are correct. तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक डेफिनेशन से उठाया हुआ है, और इसे सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, और बहुत ही बेसिक है, और कॉन्सेप्चुअल थोड़ी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज को ये टेस्ट कर रहा है। तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहला स्टेटमेंट है, मनी मार्केट इन्वॉल्व्स सिक्योरिटीज विच आर हाईली लिक्विड एंड हैव वेरी शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का यही डिफरेंस है कि मनी मार्केट बहुत ही लिक्विड होगा, जबकि कैपिटल मार्केट इतना लिक्विड नहीं होता है। और जो कैपिटल मार्केट है उसमें लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी होगा, वो 1 से 40 साल तक हो सकता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे होगा। जबकि मनी मार्केट का ड्यूरेशन छोटा होगा, वो 1 साल से भी छोटे का ड्यूरेशन होता है इसमें। सो सिंस मनी मार्केट का ड्यूरेशन छोटा है, तो हम यहाँ पर जो भी मार्केट के अनसर्टेनिटीज हैं उसके बारे में ज्यादा नॉलेज रखते हैं। और जैसे कि ट्रेजरी बिल 14 दिन का, 14 डेज, 28 डेज का होता है, तो हम 14 दिन, 28 दिन में क्या हो सकता है ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट कैपिटल जो मार्केट है, जहां पर कि लॉन्ग टर्म मेच्योरिटीज वाले सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन होता है, तब वहां पर टेन्योर उसका 5 साल, 10 साल, 20 साल है। तो हम आज से 20 साल के बाद क्या होगा उसको सर्टेनिटी के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए मनी मार्केट जो है वो लेस रिस्कियर होगा, कैपिटल मार्केट मोर रिस्कियर होगा, और रिस्कियर देन द मनी मार्केट होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। चौथा है, डेटेड सिक्योरिटीज एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आर ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट। ये स्टेटमेंट सही है। इसमें हम ये इनडायरेक्टली टेस्ट करना चाह रहे हैं कि किसका मेच्योरिटी जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन का होगा। जिन सिक्योरिटीज का मेच्योरिटी लॉन्ग ड्यूरेशन पर होगा वो कैपिटल मार्केट में ट्रेड किए जाएंगे, और जिन सिक्योरिटीज का मेच्योरिटी शॉर्टर ड्यूरेशन का होगा उन सिक्योरिटीज को हम मनी मार्केट में ट्रेड करेंगे। अब सिंस यहाँ पर क्वेश्चन में है कि डेटेड सिक्योरिटीज और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, अब ये दोनों जो होते हैं ये 1 से 40, 1 to 40 ईयर्स इनका मेच्योरिटी पीरियड हो सकता है। तो ये तो कैपिटल मार्केट में जाएंगे। लेकिन जो कॉल मनी है, ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, तो ये सारे शॉर्ट, ये जो भी हैं ये शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं। तो सिंस ये शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं तो ये सारे मनी मार्केट में ट्रेड किए जाएंगे। तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, which of a company following statements with respect to company named ABC Private Limited। अब ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन चेक कर रहा है डेफिनेशन बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंपनीज। ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पीवाईक्यू आप देख सकते हो 2022 में। अब वहां पर डायरेक्टली तो उसका डेफिनेशन नहीं पूछा था, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन में यूज किया गया था। तो ये जो है बेसिक डेफिनेशन कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज क्या है, तो वो जो डिस्टिंक्शन है वो पता होना चाहिए। तो अब एक कंपनी है जिसका कि नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो अब इस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से रिलेटेड 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, और उसको आपको सॉल्व करना है। और फिर उसमें है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, और
और फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट वन है, इट कैन बी अ गवर्नमेंट owned कंपनी, इट इज एसेंशियली मीन इट एसेंशियली मीन्स अ प्राइवेट ओनरशिप। Third one is shares of the company are not available to common public. Fourth one is there is restriction on transfer of shares. Fifth is number of members of the company should not be more than 200. तो ये बहुत ही बेसिक जो क्वेश्चन है, और ये बेसिकली जो डेफिनेशन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का, उस पे ये सारे स्टेटमेंट्स बेस्ड हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। इट कैन बी अ गवर्नमेंट owned कंपनी, ये स्टेटमेंट सही है। जनरली कंफ्यूजन ये हो जाता है कि अगर किसी कंपनी का नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो हमें क्या लगता है कि सिंस इसके नाम में प्राइवेट है, तो ये जो कंपनी होगी वो प्राइवेट कंपनी ही हो सकती है। किसी गवर्नमेंट कंपनी का नाम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड नहीं हो सकता। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। सर ये सही है। एक कंपनी जिसका नाम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है वो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इट एसेंशियली मीन्स अ प्राइवेट ओनरशिप, ये गलत है। ये गवर्नमेंट ओनरशिप भी हो सकता है। द शेयर्स ऑफ कंपनी आर नॉट अवेलेबल टू कॉमन पब्लिक, ये स्टेटमेंट सही है। ये प्राइवेट इसीलिए है क्योंकि जो इसके शेयर्स है एक प्राइवेट ग्रुप के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उस ग्रुप का साइज जो है वो 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि आपका ये पांचवा स्टेटमेंट है। यानी कि क्या है कि ये हो सकता है कि 10 गवर्नमेंट एजेंसीज मिलकर के एक कंपनी को सेटअप करती है, और जो उस कंपनी का शेयर है वो सिर्फ उन 10 गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिर वैसा जो कंपनी सेटअप किया गया है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाएगा। और देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जो इसके शेयर्स होंगे उसे आप जाकर के शेयर्स मार्केट में उस पर ट्रेड नहीं कर सकते, उस पर सेकेंडरी मार्केट में उसका ट्रेडिंग नहीं हो सकता है। अगर उसका हम ट्रेडिंग करेंगे तो फिर वो पब्लिक, अगर हम शेयर्स मार्केट में जाकर के उसका ट्रेडिंग करने लगते हैं तो फिर वो पब्लिक कंपनी हो जाएगा। तो इसलिए इसमें ये चार स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर पर क्वेश्चन आ चुका है। अ, ये शायद 2018 में आ चुका है, जिसमें कि डिमोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन के बाद प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे काफी ज्यादा ये जो टर्म है लीगल टेंडर बहुत ही ज्यादा यूज किया गया था। तो उस समय हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था कि जो 500 और 1000 के नोट्स हैं वो लीगल टेंडर नहीं होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो बेसिक डेफिनेशन ऑफ लीगल टेंडर पर बेस्ड है। तो इसमें तीन स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है करेंसी नोट्स as a legal tender cannot be refused by any citizen of the country for payment of debt. So statement 2 is checks are also legal tenders, hence cannot be refused while making payment. Third statement is cryptocurrencies are legal tenders. Now, which of the following statements are correct? ये बिल्कुल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है कि व्हाट डू मीन बाय लीगल टेंडर, उसके ऊपर बेस्ड है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब जो पहला स्टेटमेंट है, currency notes as a legal tender cannot be refused by any citizen of the country for payment of debt. ये बेसिकली लीगल टेंडर का डेफिनेशन ही है कि लीगल टेंडर का मतलब क्या है, कि अगर हम उस फॉर्म में आपको कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उसको आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। अगर आप रिफ्यूज करते हैं तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शंस हो सकता है। तो जो करेंसी है, अगर हम किसी करेंसी जो हमारे पास 10 या 20 का नोट है उसके थ्रू अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो सामने वाला जो रिसिपेंट है वो रिफ्यूज नहीं कर सकता है, उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी बार्बर के पास जाते हो
और उससे सर्विस लेते हो और उससे आप पेमेंट करते हो किसी करेंसी फॉर्म में, अगर 50-100 रुपए का नोट देते हो तो वो मना नहीं कर सकता उसको एक्सेप्ट करने से। वो ऐसा नहीं है, वो कुछ कह सकता है कि नहीं मुझे नोट नहीं चाहिए, मुझे कोई सामान चाहिए। ही कैन नॉट से दिस। तो और फिर दूसरा स्टेटमेंट है, चेक्स आर ऑल्सो लीगल टेंडर्स हेंस कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड व्हाइल मेकिंग पेमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है। चेक्स आर नॉट लीगल टेंडर्स, यानी कि अगर आप किसी बार्बर के पास जाते हो और उसे 100 रुपए का सर्विस लेते हो और फिर उसे 100 रुपया चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो फिर उस आदमी के पास राइट है कि वो उस फॉर्म ऑफ पेमेंट को रिफ्यूज कर दे। तो यहाँ पर जो चेक है वो लीगल टेंडर नहीं है। सिमिलरली क्रिप्टो करेंसीज भी लीगल टेंडर नहीं है, क्योंकि अभी भी कोई मैंडेटरी नहीं है कि हम क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करें ही। तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन ए जो उसमें है कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये आंसर हो जाएगा। नाउ विथ रिस्पेक्ट, अब ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड अपॉन मनी सप्लाई है। अगेन ये एक रिपीटेड थीम है। यूपीएससी में इस पे आपको सवाल बहुत ही 1 साल 2 साल 3 साल के इंटरवल पे ये आता ही रहता है। तो ये अगेन इस टॉपिक की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी ही चाहिए। ये मनी सप्लाई हो गया और इसके साथ ही एक बेसल नॉर्म्स, ये दोनों टॉपिक आप क्लब करके देखो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें भी अगेन इस क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, M4 is the most liquid while M1 is least liquid. Statement 2 is interbank deposits are not included as part of money supply. Third statement is cash reserves of commercial banks are not treated as a component of money supply. Fourth statement is monetary base is the total liability of RBI. And the fifth one is monetary base is same as money supply. So how many of the above statements are correct? Only one, only two, only three, or four statements are correct? ये क्वेश्चन जो है ये कॉन्सेप्चुअल है, तो इसमें आपको टाइम लगेगा और कंफ्यूजन हो सकता है इस क्वेश्चन में। तो फिर आप इसे 1 से 2 मिनट का टाइम लेकर सॉल्व करें और फिर अभी वीडियो को पॉज करें और फिर सॉल्व करके वापस सॉल्यूशन देखने आ सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, M4 is the most liquid while M1 is the least liquid। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो लिक्विडिटी होती है वो M1 ग्रेटर देन M2 ग्रेटर देन M3 ग्रेटर देन M4 होता है। M1 में जो है वो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। अब सिंस आपको पता है कि डिमांड डिपॉजिट्स में आप कभी भी जा करके अपने डिपॉजिट्स को विथड्रॉ कर सकते हैं, तो ये काफी ज्यादा लिक्विड होता है। जबकि M3 में जो होता है वो आपके टाइम डिपॉजिट्स आ जाएंगे। अब टाइम डिपॉजिट्स का एक मेच्योरिटी पीरियड होगा कि अगर आपने सपोज कि 5 साल के लिए उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया है, तो आप जाकर के उस जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है उसको विथड्रॉ 5 साल के बाद ही कर सकते हैं, जब वो मेच्योर हो जाएगा। अगर आप उससे पहले डिपॉजिट करेंगे, विथड्रॉ करते हैं, तो कुछ बैंक्स जो है कुछ पेनाल्टी लगा सकता है। तो फिर ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जस्ट उल्टा है। दूसरा होता है, इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मनी सप्लाई में हम वैसे पैसे को इंक्लूड करते हैं जो कि पब्लिक के पास होता है। अब जो इंटर बैंक डिपॉजिट्स है या फिर कैश रिजर्व्स, जैसे कि कोई भी कमर्शियल बैंक है, पीएनबी, एसबीआई, तो उन्हें कैश रिजर्व्स होता है, सीआरआर जो पढ़ते हैं, वो रिजर्व बैंक के साथ कुछ परसेंटेज डिपॉजिट करना होता है, 4% 5% तक अपने नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज को। तो अब क्या हुआ कि वो जो 4 से 5% है वो पब्लिक का मनी नहीं होता, वो बैंक का मनी है जो उसने आरबीआई में जमा कर रखा है। तो ऐसे जो मनी होते हैं
इंटर बैंक यानी एक आरबीआई ने पीएनबी में कुछ पैसा जमा कर रखा है, तो ऐसे पैसे मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता, क्योंकि वो पब्लिक का मनी नहीं, वो आम जनता का पैसा नहीं होता है। तो इंटर बैंक डिपॉजिट आर नॉट इंक्लूडेड, यह स्टेटमेंट सही है। कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर नॉट ट्रीटेड एज कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, ये भी सही है। चौथा स्टेटमेंट है मॉनेटरी बेस इज टोटल लायबिलिटी ऑफ आरबीआई, हाँ ये सही है। स्टेटमेंट 5 इज मॉनेटरी बेस इज सेम एज मनी सप्लाई, ये गलत है, क्योंकि अगर हम मॉनेटरी बेस की बात करते हैं तो इसमें इंटर बैंक डिपॉजिट्स भी आ जाएगा। जबकि हम मनी सप्लाई की बात करते हैं तो इसमें तो इंटर बैंक डिपॉजिट आएगा ही नहीं, इंटर बैंक डिपॉजिट यहाँ पर आएगा ही नहीं। तो मनी सप्लाई जो है वो छोटा, आई विल से कि अगर ये सर्कल मॉनेटरी बेस रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये जो सर्कल होगा ये मनी सप्लाई को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि मनी सप्लाई विल बी अ सबसेट ऑफ मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस जो है वो बड़ा टर्म है और मनी सप्लाई उसका पार्ट होगा। तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है विथ रिस्पेक्ट टू करेंसी डिपॉजिट रेशियो। अब इसमें चार स्टेटमेंट है। पहला है ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन करेंसी डिपॉजिट रेशियो इंक्रीज्ड, ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन्स currency deposit ratio is likely to increase. Third statement is attractive interest rate offered by bank is likely to increase CDR. And the fourth one is negative interest rate by bank will increase CDR. So how many of the above statements are correct? Only one, only two, only three, or all four statements are correct? So आप वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व करें और मीनवाइल हम भी इसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अब सीडीआर है, ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ सीडीआर पे क्वेश्चन है। अब सीडीआर का मतलब क्या होता है? सीडीआर का मतलब हो गया कि जो कि करेंसी है विथ पब्लिक डिवाइडेड बाय डिपॉजिट्स इन बैंक्स। अब ये डेफिनेशन हमें पता है तो इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब पहला क्या है कि ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन सीडीआर इंक्रीज्ड। डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था कि 500 और 1000 के जो नोट थे उसको लीगल टेंडर से हटा लिया गया था, वो दे नो लॉन्गर रिमेन अ लीगल टेंडर। तो उसके बाद क्या हुआ था कि लोगों को अब जो भी उनके पास 500 या 1000 का नोट था तो वो जाकर के बैंकों में जमा करना था और एक्सचेंज में उन्हें न्यू नोट्स मिल जाते थे। बट देयर वर मेनी रेस्ट्रिक्शंस, जो कितना नोट मिलेगा उस पे काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन डिपॉजिट करने पे रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो करेंसी विथ पब्लिक था वो तो घट गया, क्योंकि वो बैंक्स में जाकर के पैसे को डिपॉजिट कर रहे थे और बैंक्स में जो डिपॉजिट था वो बढ़ता गया, क्योंकि जो जनता के पास पैसा थी वो बैंक्स में लोग डिपॉजिट कर रहे थे। तो सीडीआर के टाइम पे, सीडीआर डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे जो सीडीआर था वो घटेगा, क्योंकि न्यूमरेटर घट रहा है और डिनोमिनेटर यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ऑप्शन वन गलत है। फेस्टिव सीजन्स के टाइम पे सीडीआर इज लाइकली टू इंक्रीज। अब ये ऑप्शन सही है, क्योंकि उस समय क्या होगा, जैसे कि अभी नवरात्रि का सीजन है तो लोग क्या करेंगे कि उन्हें बहुत सारे काम होंगे कि उन्हें मिठाइयाँ खरीदनी है, सभी के लिए गिफ्ट्स लेने हैं, शॉपिंग करनी है। तो वो क्या करेंगे कि अपने बैंक से पैसे को विथड्रॉ करेंगे और उसके थ्रू शॉपिंग करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो बैंक्स के पास जो डिपॉजिट है वो कम हो जाएगा और करेंसी विथ पब्लिक है वो बढ़ जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर घट रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि सीडीआर जो है वो बढ़ जाएगा। तीसरा है
attractive interest rate offered by bank is likely to increase कैश करेंसी डिपॉजिट रेशियो। अगर इंटरेस्ट रेट काफी अच्छा होगा लोगों के बैंक जो भी सेविंग डिपॉजिट्स पे सपोज कि वो काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट देना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर लोगों को लगेगा कि अपने पास पैसे रखने से अच्छा है कि हम बैंक्स में डिपॉजिट कर दें, क्योंकि उससे उसका वैल्यू बढ़ता रहेगा। तो वहां पर क्या होगा कि करेंसी विथ पब्लिक जो है उस केस में घट जाएगा और डिपॉजिट्स इन बैंक्स जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उस समय सीडीआर जो है वो कम होगा अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट में। लेकिन अगर निगेटिव इंटरेस्ट रेट हो जाए तो क्या होगा कि निगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है कि बैंक में जब आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक आपसे बेसिकली एक फी ले रहा है, क्योंकि वो निगेटिव इंटरेस्ट रेट है, यानी कि पैसा रखने के बाद आपको बैंक को ही पैसा रखना देना पड़ेगा कि हम आपके यहाँ पैसे रख रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि लोग बैंक में पैसे रखना नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि हम किसी अदर एवेन्यू या घर पे ही पैसा रख ले। तो उस केस में क्या होगा कि बैंक्स इन डिपॉजिट्स इन बैंक्स वो घट जाएगा और करेंसी विथ पब्लिक बढ़ जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डेनोमिनेटर घट रहा है। तो उस केस पे करेंसी डिपॉजिट रेशियो बढ़ जाएगा। तो टोटल दो स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ओनली टू। अब जो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से रिलेटेड। ये 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वहां पे इसके कॉम्पोजिशन को लेकर क्वेश्चन आया था। तो अब इतने टाइम के बाद हो सकता है कि यूपीएससी थोड़ा डिटेल्ड भी सवाल पूछ ले। तो इस पर अगेन चार क्वेश्चन, चार स्टेटमेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिटरमाइंस इन्फ्लेशन टारगेट अंडर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, it determines policy rate, it determines cash reserve ratio and statutory liquidity ratio। और चौथा स्टेटमेंट है it has advisory jurisdiction over RBI। So how many of the above statements are correct? और वो सेम सा ऑप्शन, only one, only two, only three और only और all four statements are correct। अब ये ऐसा है कि एमपीसी ऐसा है कि ये हमेशा न्यूज में रहता है, क्योंकि पॉलिसी रेट्स हो या फिर इनके मीटिंग्स होते हैं, मिनट्स होते हैं। अगर आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का इकोनॉमी वाला सेक्शन को फॉलो करेंगे तो ये ऑलमोस्ट न्यूज में हर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन इन सब पर आता ही रहता है। अभी ये न्यूज में इसलिए था कि अ, इनमें वोटिंग हुई थी कि विथड्रॉल ऑफ एकोमोडेशंस। ये थीम पर, ये कांस्टेंट थीम है अभी जिस पर कि इन पे मीटिंग्स होता रहता है कि पेंडेमिक के बाद जो एकोमोडेशंस दिए गए थे बहुत सारे सेक्टर्स को, तो उसे कितना विथड्रॉ करना है या फिर उसे कंटिन्यू करना है, तो उस पे इन पे डिस्कशन चलता रहता है, इसलिए काफी न्यूज में भी रहते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला स्टेटमेंट है एमपीसी डिटरमाइंस इन्फ्लेशन टारगेट अंडर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि ये गवर्नमेंट करती है इन कंसल्टेशन विथ आरबीआई। दूसरा स्टेटमेंट है इट डिटरमाइंस पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट क्या होता है? होता है रेपो रेट। तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा है इट डिटरमाइंस कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये गलत है, ये आरबीआई करता है टाइम टू टाइम अकॉर्डिंगली बैंक के हेल्थ को, इकोनॉमी के पोजीशन को, इंटरनेशनल कंडीशंस को देखते हुए जो हमारी आरबीआई है वो सीआरआर एसएलआर को डिटरमाइन करता है। इट हैज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ओवर आरबीआई। तो ये गलत है, क्योंकि ये जो रेपो रेट डिसाइड करता है ये आरबीआई हैज टू फॉलो, यानी कि इसका जो ये यहाँ पे है वो मैंडेटरी होता है, ना कि एडवाइजरी। तो यहाँ पे ये जो है स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे टोटल वन स्टेटमेंट ही सही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा।
इस तरीके से आज का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया 10 क्वेश्चन का। और ये सिंस ये टॉपिक काफी बड़ा है, तो फिर हम इस टॉपिक पर नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू करेंगे। और जो भी बचे हुए हैं इसमें पोर्शन है, वो फिर हम उसको पढ़ेंगे और फिर उस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।